हम लोग स्पाइन सीधी रखते हैं, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निदेश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक आसन में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायिक फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रुक्मिणी शर्मा जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारी फैकल्टी रह चुकी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बीना शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रमेश चंद जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रणबीर राठी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रंजन कुमार जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अल्पेश पटेल जी उपस्थित हैं, हमारे सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में लीना पाटिल जी उपस्थित हैं, उनका सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रशांत सिंह जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा रॉय जी उपस्थित है, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शिल्पी गुप्ता मैडम उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सेकंड सेमेस्टर की हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वीना शर्मा जी भी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है।
इसके अलावा भी अन्य कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी का स्वागत है। बबली सिंह अभी उपस्थित हो गई हैं, वो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सर्राफ सर। इन मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी हमने शिक्षा ग्रहण किया है, वह चिकित्सा के संबंध में भी है और चिकित्सा शिक्षा के संबंध में भी, उनके भी हम ऋणी हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसको आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाने के लिए हम प्रयासरत हैं और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जो कम खर्चीली है उसका लाभ आपको ही नहीं, आपके परिवार को ही नहीं, आपके पड़ोसी को ही नहीं, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज अपनी बात शुरू कर रहे हैं। ये केवल नोट्स के रूप में है, इस पर आप राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, इसके कंसेप्ट पर हम लोग ध्यान देंगे। तो हम लोग पहले उसको शुरू करें। डॉक्टर वॉल की थ्योरी को शुरू करें, पहले हम लोग ट्रेनिंग मैनुअल कंसेप्ट ऑफ, हम लोग कल की बात से शुरू कर रहे हैं। हम लोग कल पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम, तो हम लोग उसी नर्वस सिस्टम पे अभी आ रहे हैं और हम लोग उसी को पहले शुरू करेंगे, बाद में हम लोग डॉक्टर वॉल की थ्योरी के संबंध में जो ये ट्रेनिंग मैनुअल का भाग है, हम लोग पहले इस पे बात कर रहे हैं। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे, आप लोग बताइएगा वहीं पे हम लोग पहले हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे। नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसके 2 भाग हैं। तो हम लोगों ने ब्रेन के संबंध में काफी पढ़ा था, फिर हम लोगों ने देखा था कि उसके, फिर हम लोग ब्रेन के उसमें आए थे कि 3 ब्रेन स्टेम के रूप भाग हैं। ब्रेन में ब्रेन स्टेम के 3 भाग हैं, उसमें सबसे ऊपर हम लोगों ने कहा था, देखा था कि मिड ब्रेन है, बीच में हम लोग देखा था पोन्स है और उसके नीचे हम लोग देखा था मेडुला है, और फिर मेडुला के बाद हम लोगों ने देखा था कि वहां से ये बताया गया था कि हम लोग स्पाइनल कॉर्ड यहीं से शुरू होती। तो 2 भागों में स्पाइनल कॉर्ड की चर्चा हम कर रहे हैं। तो यानी ब्रेन स्टेम के सबसे निचले भाग से प्रश्न आता है हमेशा कि ब्रेन स्टेम का सबसे अपर मोस्ट पार्ट कौन सा है, तो हम लोग को उत्तर देना है मिड ब्रेन। और इसको अगर हम लोग कोई पूछे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कि कहाँ प्लॉटिंग की गई है, तो हम लोगों को बताना है हमेशा मिड ब्रेन की प्लॉटिंग हुई है हमारी राइट मिडिल फिंगर अपर ज्वाइंट में, यानी वात ज्वाइंट में, जिसमें हम लोगों ने कफ ज्वाइंट में लिम्बिक सिस्टम को रखा हुआ है। तो मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम, स्टेम माने तना। तो अब आप समझ लीजिए कि ब्रेन को ये माना गया कि ब्रेन जड़ है और उससे कोई तना निकला हुआ है और वो पूरी एनर्जी को लेके जा रहा है, तो ब्रेन ही एनर्जी देने वाला है। इसीलिए YNM में हम लोगों ने 0 हमेशा ब्रेन को माना है, 0 1 2।
तो जीरो ब्रेन को माना वाई नेम के संदर्भ में, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यानी ब्रेन का स्टेम जो है, उस स्टेम का सबसे ऊपरी भाग जो हम लोग मान रहे हैं, इसमें जो चित्र में दिखाई देता है, ऊपरी भाग हमारा है मिड ब्रेन। फिर हमारा आता है पोन्स, वो हमने आकृति कल दिखाई थी। पोन्स और पोन्स के नीचे हम लोगों ने दिखाया था कि मेडुला है। अब मेडुला जो है, ये समझ लीजिए कि ये मेडुला यहाँ पर कर्सर शायद उतना बढ़िया ना दिखे, ये कर्सर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिखा सर। नहीं दिख रहा ना? नहीं। कलर कलर वाला जो है, चलिए इनसे बात नहीं पर हम बताते चल रहे हैं। वैसे ये जो एरिया बहुत बड़ा हो गया है, तो ये जो एरिया है, ये वाला ऊपर वाला जहाँ टच हो रहा है, ये वाला, यही जहाँ पर आपको तना दिख रहा है ना, वो ऊपर वृक्ष का पार्ट दिख रहा है, वहां पर है। तो हम लोग बना नहीं पा रहे हैं अभी, तो अभी छोड़ देते हैं इसको। तो ये यहीं से निकली है। तो अब क्या है, स्पाइन है क्या? स्पाइनल कॉर्ड हम बात कर रहे हैं, स्पाइन नहीं। स्पाइनल कॉर्ड हमारी एक लंबी है, लंबी आकृति है। स्पाइनल कॉर्ड एक लंबी आकृति है। कैसी है? पतली है, देखिए ऊपर से नीचे पतली है, बेलनाकार है, बेलन सिलिंड्रिकल है, ऊपर से लेकर सीधे चली आ रही है, और उसका बस एंगल थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो नहीं सर, किसी और को सिलेक्ट कीजिए, ये तो स्क्वायर में आ रहा है ना। और ये जो डिस्टर्बेंस आ रहा हो ना इसमें पूरा लेफ्ट में जो टूल बार है ना, लेफ्ट में कोई और को सिलेक्ट कीजिए ऊपर से सेकंड लेफ्ट वाला कौन सा? ये जो लंबा, जहाँ ये लेफ्ट में तीन है ना, एक तो एरो है ना, आपने वहीं से ऊपर जाओ थोड़ा, एक पेन नजर आएगा। उसी पे करें जहाँ पर किया हुआ था, रेड कलर यहाँ सिलेक्ट किया है ना। हाँ, उसी पर क्लिक कर रहे हैं। हाँ, उसके ऊपर 3-4 और ऑप्शन है ना सर। हाँ 3-4, उसमें सब में क्लिक किसी में हो नहीं रहा। अच्छा, पर सबसे ऊपर क्लिक करने में एरो में सेलेक्ट नहीं होता। एरो नहीं हो पा रहा सिलेक्ट, वही तो कह रहा हूँ, एरो सिलेक्ट नहीं हो रहा, उससे कहीं खत्म करने का एडिट पे भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। ये जो है उसको किया भी तो बंद हो गया है, ये वाला भी नहीं चल रहा है। खत्म हुआ? हाँ अब खत्म हो गया। चलिए बाय द वे खत्म हो गया। अब हम लोग का ये चल रहा, ठीक चलने दीजिए। तो ये सिलेंड्रिकल है। इसकी अगर लंबाई हम लोग कहें तो थोड़ा सा अंतर है, पुरुषों में लगभग 1.5 इंच, पुरुषों में 1.5 इंच, तो यानी 18 इंच हुई, और महिलाओं में ये 17 इंच के आसपास होती है। ठीक, ये नर्वस टिश्यू की बनी हुई है, और हम लोग इसमें जान रहे हैं कि 2 तरह के होंगे। जो न्यूरॉन है वही इसका पार्ट होगा। तो न्यूरॉन में हम लोग जानते हैं कि व्हाइट मैटर है और ग्रे मैटर है, तो ये दोनों वहां चले आ रहे हैं। और ब्रेन में जहां ग्रे मैटर बाहर था और व्हाइट मैटर अंदर था, वहीं पर इसमें जस्ट उल्टी स्थिति, यहाँ व्हाइट मैटर, यानी व्हाइट मैटर हम लोग किसको कह रहे थे, कोई बताइए? एक्सॉन को हम लोग व्हाइट मैटर कह रहे थे, एक्सॉन को। तो एक्सॉन इसमें बाहर की ओर होंगे, और जो अंदर के सेल बॉडी होगी, डेंड्राइट्स होंगे, वो अंदर की ओर। बस ये अंतर है इसमें दोनों में।
ठीक। अब ये निकलती, जब यहां से ऊपर से निकलेगी तो नेचुरली ऊपर से ब्रेन से निकलेगी, यहाँ ब्रेन से पीछे से निकल रही ना, तो कोई छेद होगा, उसको हम लोग फोरामेन बोल देंगे, फोरामेन मैग्नम। फोरामेन जहां यहाँ शब्द कहीं आए आपको चिकित्सा में, इसमें ब्रेन के उसमें फोरामेन आता है, फोरामेन में छेद, तो उस छेद से निकलेगी, एक होल होगा, उस होल से निकलेगी और निकलने के बाद तब ये पीछे यहाँ ऑसिपिटल बोन होगा, ये जो पीछे है यहाँ ऑसिपिटल बोन होगा, तो उसी से नीचे निकलेगी और फिर सर्वाइकल C1 C2 से लेकर C8 वहां तक हो, C1 फिर T1 से लेकर T12 तक, L1 से लेकर ये उसके रूप होंगे। तो ऐसे हम लोग उसको आगे समझेंगे। अब वहां से निकली और निकलने के बाद ये उसका एक एंगल होगा, कभी वो एस शेप में हो जाए, कभी गर्दन के आसपास आप देखेंगे अंदर यूं हो जाती है, और उसके बाद जो है फिर आपके पीठ में दूसरी देखिए आकृति, ये देखिए ये आकृति कभी बाएं आ रही है, डबल एस के आकार की, ये पूरा यहाँ से ऊपर से नीचे तक होती है। ठीक। अब काम क्या करेगी ये, इसका काम क्या है, इसका काम हमेशा यही है कि जो बाहरी संवेदनाएं हैं, बाहरी इंफॉर्मेशंस हमारे, हम लोगों ने पढ़ा है आयुर्वेद में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो उनके अवयव हमारे पास इंद्रियां हैं, तो वो इंद्रियां हम लोगों ने कहा, शब्द के लिए कान कहा, स्पर्श के लिए हम लोगों ने कहा स्किन, रूप के लिए हम लोगों ने कहा आंखें, शब्द स्पर्श, रस के लिए हम कहा जबान कहा, और गंध के लिए हम लोग नाक। तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जगत की, यानी संसार की सारी इंफॉर्मेशन, बाहरी जगत की, जो आपके अलावा है वो बाहरी जगत है, उस जगत से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो हमारे पास जा रही है और ट्रांसफर हो रही है कहाँ, स्किन के माध्यम। देखिए हम लोगों ने बताया था ब्रेन के संदर्भ में, स्किन के माध्यम से जाएंगी और ये क्या करेंगी, स्किन माने उसको हम लोग डर्मिस, एपिडर्मिस के संबंध में करेंगे तो डर्मेट्रॉन कह देंगे कभी कभी, उससे घबराइएगा नहीं, डर्मेट्रॉन माने डर्मिस, तो डर्मिस हो जाएगी, यहां से जाएंगी और यहाँ से यहाँ पर हमारे क्या लगे हुए हैं, द्वारपाल, हमने कहा था अपनी लैंग्वेज में द्वारपाल, उनको हम सेंसर कह सकते हैं, उनको हम कोई भी नाम दे, प्रोपियोसेप्टर कह दें, केमोसेप्टर कह दे, कुछ भी होगा, तो रिसेप्टर्स है, वो रिसीव कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, तो ये आकर के पीछे और फिर क्या कर रहा है, डॉर्सल माने, डॉर्सल हमेशा दो रखिएगा, अभी याद करिए, दो शब्द और आएंगे, वेंट्रल और डॉर्सल। डॉर्सल माने पीछे का भाग और वेंट्रल माने सामने का भाग, उसी को हम लोग और शब्द में कहेंगे एंटीरियर, एंटीरियर माने आगे का भाग, पोस्टीरियर माने पीछे का भाग। तो जो इंफॉर्मेशन जाएंगी वो ब्रेन को जाएंगी, लेकिन वो पोस्टीरियर साइड से, यानी डॉर्सल साइड से। इसीलिए कभी आप लोग ध्यान दीजिएगा आगे चल के कि T1 T2 को हम लोग D1 D2 भी बोल देते हैं, वो केवल इसीलिए कि T1 T2 माने पीछे का भाग है, तो हम लोग डॉर्सल साइड बोल देते हैं, तो D1 D2 से बोल देते हैं, ये कहेंगे आगे चल के। तो यानी पीछे से इंफॉर्मेशन जाएगी, ब्रेन में जाएगी, ब्रेन एनालिसिस करेगा, सीपीयू की तरह एनालिसिस करेगा, फिर कोई ऑर्डर देगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कमांड, वो आएगा मोटर नर्व से, मोटर माने ऊपर से नर्व आती है वो मोटर नर्व होगी, उन मोटर नर्व से जो आएगी कमांड, वो सामने की इंफॉर्मेशन, अब जो स्पाइन का सामने का वेंट्रल भाग है, यानी जो एंटीरियर भाग है, वहां से इंफॉर्मेशन आपको, इंफॉर्मेशन क्या, ऑर्डर जाएगा और वो मसल्स को जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। स्किन से गई इंफॉर्मेशन जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसका नाम एफरेंट नर्व है, एफरेंट नर्व के बाद एफरेंट AFFERENT एफरेंट नर्व से जाएगी, लेकिन जब लौटेगी तो मोटर नर्व इफरेंट नर्व के रूप में आएगी, वो इंफॉर्मेशन का नहीं, वो बल्कि एक्शन के लिए बोलेगी और वो मसल्स में जाएगी, हाथ पैरों में जाएगी, मसल्स में जाएगी, दौड़ना है, कूदना है, जो भी काम करना है वो उस काम के लिए जाएगी, तो वो मसल्स में जाएगी और इस तरह आपका फंक्शन पूरा होगा, ये उसका काम है। चलिए यहां तक तो आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया। हम लोगों ने वहां देखा था क्या, ब्रेन में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग, ब्रेन इतना महत्वपूर्ण है जिसमें सारी सूचनाएं होती है, तो हम लोग जैसे सीपीयू को बड़ा सुरक्षित रखते हैं कि सीपीयू बिगड़ने न पाए, टूटने न पाए, गिरने न पाए, वैसे ही हम लोग चाहते हैं कि ब्रेन को
सुरक्षित रखा जाए। क्यों? उसके पास करोड़ों इंफॉर्मेशन है, सब कुछ संवेदनाएं हैं, ज्ञान का, पहचान का, इंद्रियों का, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, सबका है। मन भी आप अगर संदर्भ में दें, आयुर्वेदिक संदर्भ में, तो मन भी उसमें है। तो सारी सूचना है, तो हम उसको बड़े सुरक्षित रखते थे। तो हम लोगों ने स्कल, स्कल माने खोपड़ी, खोपड़ी माने बोनी, बोनी स्ट्रक्चर बनाया, ऊपर बाल बना दिए, स्किन से रक्षा किया, और अंदर आकर के 3 मेनिंजेस, ड्यूरामेटर, फिर ड्यूरामेटर के 2 भाग, एपिड्यूरामेटर और जो ऑस्ट्रियल ड्यूरामेटर जो कहा जाए, वो बाहर, एक तो हड्डी से चिपकी हुई, एक बाहर की तरफ। तो यानी 2 तरह की ड्यूरामेटर, 2 तरह को याद रखिए कि ड्यूरामेटर 2 तरह का हुआ, एक बाहर वाली इपी ड्यूरामेटर होगी, तो एक इपी ड्यूरामेटर, एक एंडो हो जाएगी, 2 ड्यूरामेटर हो जाएंगी, और प्लस आर्किनॉइड मैटर, और उसके बाद पाया मैटर। तो PIA जो मैटर है, MATER, तो ये पाया मैटर हमेशा बोन, जो आपका ब्रेन होगा उससे अटैच होगी। जो भी उबड़ खाबड़ आपका ऊपर नीचे दाएं होगा, उनको जायरी सेल्सस बोलते हैं। तो इन सब के सब जो भी होगा उनके साथ वो अटैच होगी, तो वो बिल्कुल सबसे करीबी रहती है पाया मैटर। पाया मैटर और आर्कनाइड मैटर के बीच में जो बीच का जो स्पेस है, उसको हम लोग सब ड्यूरल कह देंगे, सब आर्कनाइड कह देंगे। जो स्पेस के लिए सब माने नीचे, जैसे सब वेब होता है ना, हम लोग बोलते हैं ट्रेन में जाते हैं तो वहां से होता है, बोले निकलने के सब वे है, सब माने नीचे से जाने का कोई रास्ता बना दिया है। तो उसी को सब, जो भी शब्द आएगा सब माने नीचे, तो सब आर्गनाइड मैटर। तो उसमें, तो इन सब में पहले तो पाया मैटर और आर्गनाइड में जब CSF बहता है, वहां बताया था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने कहा था कि जो और ब्रेन्स की रक्त पहुंचाने का है, कोई टिश्यू है, तो ये सब सुरक्षा के लिए वहीं पर रखे गए थे, बीच बीच में, इन्हीं में स्पेसेस में रख दिए गए। ऐसे ही वही चीज नीचे चली आई, और ड्यूरामेटर, यहाँ इसके साथ ड्यूरामेटर भी आएगा, पाया मैटर भी आएगा, और आर्गनाइड मैटर भी आएगा सारे। क्यों? क्योंकि मेनेंजिस है, उनको मेनेंजिस कहा गया, वो सुरक्षा कवच है, उनको तो आना ही आना है इनके साथ, तो उनको वो आ गए। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आपका जो हुआ, वो हम लोग उसको कह रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। कॉर्ड माने वैसे हम लोग क्या मानते हैं, कॉर्ड माने रस्सी की तरह है, तो यानी रस्सी की तरह। क्यों हम लोगों ने कहा था? क्योंकि वहां से व्हाइट मैटर के जो नीचे उतर रहे हैं वो कई गुच्छे के रूप में है, बंडल के रूप में है, और इनको हम लोग कहते थे ट्रैक्ट हम लोग बताया था कि ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये ट्रैक्ट आए, तो ट्रैक्ट उनको हम लोगों ने, अगर कॉमन पार्लेंस में कहें तो हम लोगों ने उसको कॉर्ड कह दिया। अब एक और चीज डेवलपमेंट हुआ, जैसे वहां सुरक्षा के लिए हम लोग कहा था कि मेनेंजिस के अलावा भी हमारा पास कुछ है, और वो हम लोगों ने कहा था कि मेनेंजिस के अलावा हम लोगों ने कहा कि एक कपाल हड्डी है, बोनी स्ट्रक्चर है। तो यहां भी एक बोनी स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ी कि भाई इसको बड़ा सुरक्षित रखिए, क्योंकि लंबी है, 18 इंच की है, आप सोचिए 18 इंच के आसपास की है, तो इसको भी सुरक्षित रखने की आवश्यकता पड़ी। 45-46 सेंटीमीटर होगी, तो इसको सुरक्षित रखने की यहाँ कोई हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया, उसको बोनी स्ट्रक्चर कहा गया। उस बोनी स्ट्रक्चर को हम लोगों ने कह दिया वर्टिब्रल कॉलम। कॉलम माने, कॉलम आप देखिए बिल्डिंग बनती है तो कॉलम हम लोग क्या करते हैं, एक बनाते हैं सीमेंट का चारों तरफ का, उसके बीच में सीमेंट भर देते हैं, लोहा भर देते हैं, सारा चीज भर कर उसको कहते हैं कॉलम बन गया। तो वैसे ही कॉलम एक स्ट्रक्चर बन गया ऐसा जो पूरा का पूरा उसको सुरक्षित रखेगा, जिसके बीच से ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाएगी, क्योंकि ये सुरक्षित है। तो बाहर का जो है उसको वर्टिब्रल कॉलम कहा गया, उसी को स्पाइन कह दिया गया। ठीक है, वही स्पाइनल कॉलम हो गई, वही स्पाइनल कॉलम कहा गया, उसी को वर्टिब्रल कॉलम कहा गया, उसी को स्पाइन कही गई। स्पाइन और कॉर्ड में अंतर है, स्पाइन बोनी स्ट्रक्चर है और कॉर्ड हमारी नर्वस टिश्यूज का स्ट्रक्चर है। यहां तक क्लियर? आगे चले। अब तो इनेम वर्टिब्री बनी। वर्टिब्री माने हड्डियों का कोई एक स्ट्रक्चर बना, उस स्ट्रक्चर के ऊपर उसके बीच में से इसको निकाल दिया गया कि भाई आप जाइए, तो वहां भी फोरामेन आएगा। फोरामेन माने फिर वहां स्पेस होगा, जब तक छेद नहीं होगा तब तक जाए कैसे? तो ऐसे कोई स्ट्रक्चर इस तरह का हुआ जिसके बीच में से छेद हुआ और वहां से स्पाइनल कॉर्ड को निकाल दिया गया, ये हुआ। और अब
जो ये बोनी स्ट्रक्चर देखिए बगल में जो दिखाया जा रहा है आपका ब्लैक और ग्रे वाले स्ट्रक्चर में, ये आपका बोनी स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, और बीच बीच में जो नर्व्स यहाँ दिखाई जा रही है, ये बीच वाली जो है, ये बीच वाली आपको जो दिखाई जा रही है वो दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो अब स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए मेनिंजेस उसके बगल में चल रही है, कोई शक नहीं। उसके बगल में एक बोनी स्ट्रक्चर चल रहा है, वो भी वो नहीं। अब ये बोनी स्ट्रक्चर को सुरक्षा करनी थी, तो वो क्या किया, जब तक जन्म आपका नहीं हुआ था तब तक वो दोनों बराबर की गति से चल रहे थे, लेकिन 3 महीने 4 महीने के बाद आवश्यकता, जो पहले 3 महीने में फर्स्ट 3 मंथ्स में एम्ब्रियोनिक के स्टेज में पहले वो आराम से उसी गति से चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में आवश्यकता पड़ी कि भाई नेचुरली जब बाहर जाएंगे, संसार में आएंगे तो बहुत संघर्ष होंगे, तो भाई सुरक्षा की इसकी जिम्मेदारी है, तमाम कोई गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, तो हमारा ये स्ट्रक्चर प्रभावित न हो, इसलिए जो भी कहिए प्रकृति ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने जो भी उन्होंने व्यवस्था कर रखी, भाई सुरक्षा घेरा उसी तरह करिए जैसे वीआईपी सुरक्षा घेरा करते हैं। अब वीआईपी में क्या करते हैं, वीआईपी में चलते हैं वीआईपी, तो उनका गाड़ी काफिला बीच में होता है और उसके चारों तरफ यानी आगे पीछे और आगे भी एक सुरक्षा घेरा रखते हैं, और वो सुरक्षा घेरा आगे मान लीजिए अगर वीआईपी की स्थिति ए पॉइंट पर है तो ए से आगे कम से कम 200 मीटर एक सुरक्षा घेरा बना दिया जाता है ताकि वीआईपी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे इसको वीआईपी माना गया। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम थे ये बहुत तेजी से बढ़े आगे चल के, जन्म के पहले से ही ये तेजी से बढ़ने लगे कि भाई जन्म जब हो तब पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो आगे तेजी से बढ़ा दिया, और अंत में ये हुआ कि ये जो बोनी स्ट्रक्चर ये तेजी से बढ़ने लगा, तो जो सिंक्रोनाइजिंग था, जैसे C1 अगर हम लोग कहें कि सर्वाइकल में C1 हम लोग बोल रहे हैं, तो सर्वाइकल का जो 1 है नंबर, तो शुरू में तो ठीक था, C1 है, वहां भी C1 है, वहां भी C1 के पैरेलल एक है, और लेकिन आगे चल के ये तो पहले खत्म हो गई स्पाइनल कॉर्ड, और वो हमारे वो आगे बढ़ गए, यानी स्ट्रक्चर में अंतर आ गया। अगर माने कोई यहाँ मान सब T1 यहाँ पर है, तो जो उसका T1 का जो उससे करस्पॉन्डिंग जो उसका वर्टिब्रल कॉलम का टिश्यू वो था, बोनी स्ट्रक्चर था, वो नीचे आ गया। ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। एनीवे अब 2 वर्टिब्रल कॉलम इस तरह अब इनको वर्टिब्रल कॉलम के जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर थे उनको वर्टिब्री कहा गया, तो इनको ये ऐसे वर्टिब्री एक यूं लगे हुए, अब यूं वर्टिब्री लगे हुए, यहाँ बीच में छेद है इस जगह पर, और यहाँ से जो है स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। अब ये जो बोन है, अगर 2 बोन मिल जाएं और लगातार वो रहें, तो एक तो वो चिपक जाएंगी, है ना, क्योंकि वो भी वही सारा गुण उनके पास है, चिपकने गुण उनके पास है, क्यों, शरीर की वो भी एक पार्ट है, तो इसलिए इनके बीच में एक कार्टिलेज की बनी हुई डिस्क रख दी गई, जिसको हम लोग इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। इंटर मान दोनों वर्टिब्रा के बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यही डिस्क कभी कुछ खराबी आ जाती है या इसमें कुछ डैमेज हो जाता है, हम कहते हैं कि एक्यूट डिस्क या डिस्क की प्रॉब्लम बोलते हैं कि डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर बोलते हैं कि आपको डिस्क की प्रॉब्लम हो। इस डिस्क में यानी दोनों के बोनी स्ट्रक्चर के बीच में जो ये कार्टिलेज की बना हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन आ जाए, उसमें कोई डैमेज हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो अब वो क्या है, वो आपको प्रोटेक्शन देती है। कैसे, दो वर्टिब्री को झटकों से बचाने के लिए, उसको उछलने कूदने में सहायता देने के लिए, और वो डैमेज ना हो दोनों, और दोनों मिले नहीं, इसलिए उसको ये झटके देने से बचाने का काम जो है 2 वर्टिब्री को ये डिस्क देती है। तो डिस्क का बड़ा रोल है, और डिस्क की तमाम बीमारियां हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे जब ब्रेन में पढ़ेंगे। तो इसी को अब हम लोगों ने स्पाइन समझ लिया, अब ये दोनों समझ लिया, अब इसके 2-3 अंग होंगे उन्हें में। तो ये देखिए, अब यहां पर देखिएगा, तो हम लोगों ने बोनी स्ट्रक्चर पर बात करने पहले, स्पाइन जिसको स्पाइन हम लोग कह रहे हैं, तो ये हम लोगों ने देखा, ये पहले जो है स्पाइनल कॉलम में सर्वाइकल जो है कुल 7 होंगी, सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होंगी, 7
सर्वाइकल होंगी, और T1 से T12 तक होंगे हमारे 12। तो 12 हो गई थोरेसिक, 7 हो गई सर्वाइकल, लंबर हो गए 5, और सैक्रल हो गए 5, और कोसिक्स हो गया 4। कितने हो गए? 13 हो गए, वो 33 हो गई। 7 जोड़िए आप लोग, 7 12 5 5 4, कितनी हो गई? 33 हुई, कितनी हुई? 34 हुई, 33 सर। 33। तो हमारी ये 33 क्या है? वर्टिब्रल डिस्क, वर्टिब्रे जिसको बोलते हैं, वर्टिब्री हमारी 33 हुई। क्लियर? तो 33 वर्टिब्री से ये सुरक्षित है हमारी। अब ये तो हम लोगों ने बता दिया कि बगल जा रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए, ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, इसी स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ से आई, ये बीच वाली क्या है? बीच वाली चल रही ना, वही तो हमारी है स्पाइनल कॉर्ड। ये बीच में आकर रुक गई, देखिए L1 के आसपास रुक गई है ना, L1 के आसपास आके रुक गई। तो L1 L2 के पास आकर के ये रुक जाती है। इसका L1 L2 यहाँ हो चुका होगा, लेकिन हम वर्टिब्रल डिस्क की तुलना कर रहे हैं। जो वर्टिब्रल डिस्क है, वर्टिब्रल जो वर्टिब्री है, उस वर्टिब्री के L1 पर, ये L1 पर आकर के, L1 L2 पर आकर के ये रुक गई। दिखाई पड़ रहा है ना ये सबको? ये नोट कर लीजिएगा कि L1 L2 पर आकर के जो वर्टिब्री का L1 L2 है, उस जो मतलब स्पाइनल कॉर्ड का जो, वो स्पाइनल कॉलम का जो L1 L2 है, वहां पर आकर के ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड समाप्त हो जाती है। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर बोनी स्ट्रक्चर है, ये वाला बोनी स्ट्रक्चर, तो ये जो है, इसीलिए कभी अगर आपको चाहे बोन से बोन मैरो में निकालना हो, चाहे इसमें यहाँ पर CSF भी तो बह रहा होगा मेनिंजिस में, यहाँ बगल में मेनिंजिस होगी ना इनके जी। मेनिंजिस, उन मेनिंजिस में क्या बह रहा होगा? CSF, फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो उन दोनों में अगर कभी निकालने की जरूरत पड़े किसी टेस्ट के लिए, चाहे बोन मैरो और चाहे CSF, तो उनके लिए हमेशा पंचर करना पड़ेगा L3 L4 के आसपास। क्लियर? ये क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर। ठीक है। तो जब कभी कोई डॉक्टर अगर कोई इंजेक्शन भी लगाएगा, कोई उसके लिए पंचर करेगा, तो वो लंबर पंचर जो करेगा वो L3 L4 के आसपास करेगा, क्योंकि ये L1 L2 पर अगर करेगा तो डैमेज टू नर्वस टिश्यू होगा, जिसका प्रभाव व्यापक होगा, बहुत गंभीर प्रभाव होंगे। इसलिए वहां पर गलती नहीं करेगा, वो करेगा इस बोनी स्ट्रक्चर के जो L3 L4 है, यहाँ पर करेगा, तो यहाँ पर प्रभाव कम पड़ेगा। क्लियर? जी सर। ठीक, चलिए, तो यहाँ बात हो गई। अब हम लोग पढ़े कि हम लोगों ने देखी, अभी हड्डी की जब बात करेंगे तो हड्डी हम लोगों ने देखी 33, लेकिन अभी आप पढ़ेंगे ब्रेन के वाले, उसमें जहां पर लोकोमोटर सिस्टम है, उसमें 26 बोन दिखाई जा रही है। तो 26 कहां से आ गई? 33 तो हम लोग 33 पढ़ रहे हैं। तो जन्म के समय, जब जन्म हुआ और डेवलपमेंट हुआ, तो एडल्ट लाइफ में आपके शुरुआत में तो ये 33 दिखाई पड़ेंगी, लेकिन जैसे 20 वर्ष के आप हो जाएंगे, तो 20 वर्ष के बाद ये फ्यूज हो जाती हैं। कौन सी? लंबर और नहीं, सैक्रल और कोसिजियल, जिसको कोसिक्स वाला बोलते हैं ना। तो कोसिक्स वाले हैं, कोसिक्स में 5 हमने बोला था ना, कोसिजियल में ये नर्व की बात कही है, हम नर्व की बात नहीं कर रहे, हम लोग कर रहे हैं वर्चुअली किसकी? वर्टिब्रल कॉलम की। तो वर्टिब्रल कॉलम में नर्व मत समझिएगा, ये हम लोग समझ रहे हैं बोनी स्ट्रक्चर। तो बोनी स्ट्रक्चर में 4 वाली जो कोसिक्स वाली होंगी, वो हड्डियां फ्यूज कर जाती हैं आफ्टर एज ऑफ 20। रीमॉडलिंग 25 वर्ष तक होता रहता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 20 वर्ष में फ्यूजिंग हो जाती है। और इसी तरह लंबर जो 5 होती है, फ्यूज होती है, 1 हो जाती है। तो कितनी हो गई अब? 5 4 9 में 5 4 9 मिलाकर 2 रह गई, तो 7 कम हो गए, कितने हो गए? 26 हो गए कि नहीं हो गए?
26 हो गई। जी सर। तो बस, तो ये 26 हड्डियों की जब कहें बात, तो आप एडल्ट में आजकल जब भी एडल्ट की बात आएगी तो आप हमेशा 26 बोन आएंगी, लेकिन जब हम लोग वर्टिब्रल कॉलम की बात करेंगे तो हम लोग हमेशा बोलेंगे कि 33 हमारी होती है, क्योंकि नेचुरली फ्यूजिंग हो जाती है, लेकिन है 33। ये हमारा हो गया। अब ये इसका जो स्ट्रक्चर ये वाला, इसको हम बोल रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर ये वाला है, इसको ये जो जो देखिए, जो जहां पर स्पाइनल कॉर्ड मुड़ी हुई है तो कैसे बन गई है, कोन की तरह बन गई ना। तो जहां पर ये इस तरह बन जाती है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाती थी कोन की तरह, कोन माने शंकु, शंकु की तरह बन जाती है, इसको कोनस मेडुलरी बोलते हैं। इसके बाद अब देखिए, ये जो रास्ते हैं, अब इस सारे नर्व्स को इनसे निकल करके और कहाँ जाना है, शरीर में जाना है ना। अब दोनों सुरक्षा घेरा बना हुआ है ऐसे, अब इनको निकलना है, तो निकलने का रास्ता तो बाएं दाएं होगा। तो इन रास्तों से निकल, देखिए ये रास्ते हैं निकलने के लिए, जाने के लिए। यहाँ से कोई रास्ता होगा तभी तो निकलेंगी, कोई छेद होगा तभी तो निकलेंगी, वो भी फोरामन होगा। तो फोरामन से निकलेंगी, जब जाएंगी शरीर में तो इनके निर्धारित स्थान है। जैसे जो जो T8 है, तो उसको जो T8 की नर्व होगी ऊपर की, वही जाएगी T8 से। तो इसके लिए यही सिस्टम आगे बना कि हम लोगों ने कहा कि इसके तो देर दूर दूर तक बने हुए हैं, और ये पहले खत्म हो गई, तो जो इसका T8 होगा, T8 वाली नर्व जो होगी वो आएगी, निकलेगी और T8 से जाएगी। तो इसलिए उसको ऊपर से नीचे की ओर आना पड़ता है। क्यों? आपका कोई घर हो, जैसे आप इलेक्शन में जाते हैं, तो इलेक्शन में आपके बगल में कोई बूथ होता है, लेकिन कहते हैं कि नहीं, तो डीएम साहब के यहाँ से आदेश आता है कि नहीं, आपका बूथ जो है आदर्श नगर मोहल्ले में है, जो आपसे 4 किलोमीटर दूर है, तो आपको वहां जाना पड़ता है, वहीं वोट डालना पड़ता है। ऐसे ही निर्धारित रूट है इनका कि यहाँ से जो इसका मान लीजिए इसका भी C8 होगा यहाँ पर, तो ये C8 से जो निकल रही होगी, इसकी निकलने का रास्ता यही है। शरीर के अंदर तभी जाएगी जब बाहर निकल पाएगी। तो यहाँ निकलने का रास्ता ये है, तो इस घर से होकर निकलेगी तो इसको नीचे आना पड़ेगा। और यहाँ भी, और हाथ देखिए, सबको नीचे आना पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना, थोड़ा बहुत दिख रहा, थोड़ा बहुत। जी सर। हाँ, तो ये ऐसे ही, तो यहाँ जो नीचे जब खत्म हो जाएगी ये, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सब नीचे चले जाएंगी, ठीक है, ये भी चले जाएंगी। तो इसको बोल देंगे हम लोग कॉर्डा इक्विना, और इसको कॉर्डा इक्विना, ये वाली तो हम लोगों ने कहा था कोनस मेडुलरी। और इसके बाद जो यहाँ पर घोड़े की पूंछ की तरह सारी नर्व टिश्यू चली जाएंगी, उनको हम लोग बोलेंगे कॉर्डा इक्विना, इसको बोलते हैं घोड़े की पूंछ। बस एक और पॉइंट, जो पाया मैटर है, हम लोगों ने कहा था वो हमेशा अटैच रहती है। जो पाया मैटर यहाँ पर आई, यहाँ पर रुकनी चाहिए उसको, यहाँ से अटैच है, लेकिन चूंकि नर्व बाहर चली जाती है, इसलिए वो बिल्कुल वो नर्व की रक्षा करने के लिए यहाँ तक जाती है, कोसिक्स तक। एक उसकी ब्रांच, छोटी सी ब्रांच जाती है सुरक्षा के लिए। बस इतना, ये इसमें इतना समझिए, 3 चीजें। तो हम लोगों ने कहा कि कॉर्डा इक्विना, और ये पढ़ा इसको हम लोगों ने कोनस मेडुलरी, मतलब कोन्स की तरह है, कोनस मेडुलरी कहा गया। और ये वाला जो घोड़े की पूंछ की तरह यहाँ पर आ गई, तो इसको आकर के हम लोगों ने कहा कि कॉर्डा इक्विना। बस ये वाला स्ट्रक्चर इसका है, ठीक, इतना हम लोग का। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखे, ये इसको थोड़ा सा देख लीजिए, बस थोड़ा सा है, बहुत अधिक नहीं है। देखिए C1 से C4 तक यहाँ पर जो है, ये बीच बीच में यहाँ बल्जिंग है, देखिए बीच बीच में यहाँ बल्जिंग बनी हुई है, ये बल्ज कहलाती है। तो ये उसको भी समझे रहिए कि बल्जिंग का रोल अपना ये है कि ये एक शब्द और बताना चाहते हैं कि आपको बता दें कि जो ये बल्जिंग का क्या वो है। इसको हम लोग जब यहाँ से निकलेगी ये, तो नर्व यहाँ से निकलेगी, आगे समझिएगा, यहाँ से निकलेगी, और निकलने के बाद ये यहाँ पर 2 ऊपर वाली निकली, फिर नीचे वाली निकली, ये लोग जा करके आगे सब ये चौराहा बना लेंगे, ठीक है। तो ये नर्व की बात कर रहा हूं। तो नर्व जो है आपकी, प्रत्येक का नर्व रूट होगा, ये बाएं दाएं से निकलेगी,
लेकिन निकलने के बाद यहाँ पर बना देंगी चौराहा, और उस चौराहे को हम लोग बोलेंगे, पहले पहले बोलेंगे जब मिलेंगी जाकर के तो उसको बोलेंगे गैंग्लियन। ठीक है, गैंग्लियन किसको हम लोग बोल रहे थे? जो पीछे की नर्व, गैंग्लियन किसको बोल रहे थे? जहां पर हमारी क्या थी, हम लोग जो वहां बोले थे न्यूक्लियस, और उसके अगेंस्ट में बोले थे ये पेरिफेरल सिस्टम में है ना। तो गैंग्लियन हम लोग बोला था कि जहां पर सेल बॉडी पड़ी होंगी। तो यानी हम लोग पीछे जब, अच्छा ये याद करिए, पीछे से हम लोग बताया ना कि पीछे संवेदना जाएगी, ये याद करिए कल का वो, कि हम लोगों ने कहा था जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो पीछे की तरफ से जाएगी। तो जब अगर पीछे की तरफ से जाएगी तो संवेदना ग्रहण कौन करेगा? मेडुला, डेंड्राइट्स करेंगे, डेंड्राइट्स करेंगे। तो जब डेंड्राइट्स करेंगे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डेंड्राइट्स न्यूक्लियस को बताएगा आकर के, सेल बॉडी को। न्यूक्लियस में सारी चीजें हैं जो हमारे न्यूक्लियस में है, नॉर्मल न्यूक्लियस में जो होता है वो सारी चीजें वहां न्यूक्लियस में है। सेल बॉडी में सब कुछ है। जैसे हम लोग होता था कि हमारे यहाँ सेल में होता था ना, कि सेल में होता था अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया भी होता था, डिफेंस का भी होता था, प्लस न्यूक्लियस होता था। वैसे ही यहाँ सेल बॉडी में सब कुछ है। तो डेंड्राइट्स सूचना लाए, बाहर का सेवक आया और उसने सूचना दिया, तो वो सूचना देगा सेल बॉडी को। तो अब पीछे आया जो, तो उस सेल बॉडी जब सूचना दिया तो सेल बॉडी सूचना लेके कहीं भेजेगी ना, एक्सॉन भेजेगी। तो वहां पर क्या होना चाहिए? सेल बॉडी होना चाहिए। तो सेल बॉडी तभी तो ऑर्डर देगी कि भैया एक्सॉन को, कि एक्सॉन लेके जाओ सूचना और ब्रेन को दो, यही तो करेगी। तो यानी हमेशा गैंग्लियन वहां पर होगा जो डॉर्सल रूट होगा। याद करिए, इसको नोट कर लीजिए। डॉर्सल रूट माने पीछे का रूट, डॉर्सल रूट माने सेंसरी इंफॉर्मेशन, डॉर्सल रूट माने एफरेंट नर्व का रूट। एफरेंट नर्व नीचे से ऊपर जा रही है ब्रेन तक, तो उस रूट में हमेशा गैंग्लियन पाया जाएगा। और गैंग्लियन सामने के वेंट्रल रूट में कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो बताएगा? क्योंकि क्यों सर अब नहीं? इनको सीधे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ भेजना है कहाँ नहीं भेजना है, ये सब तो प्रोसेस पहले ही हो चुका है। यस एग्जैक्टली। यहाँ ब्रेन ने अपना एक्सॉन भेज दिया। ब्रेन ने तो एक्सॉन के माध्यम से भेजा। जब भी अब तो एक्सॉन लेके जाकर सूचना, उसने कहा ऑर्डर लेके जाओ, तो और जो भी सेंसरी नर्व होगी उसमें उसको जरूरत नहीं है, वो केवल एक्सॉन होंगे। तो एक्सॉन होंगे तो वहां चाहिए नहीं न्यूक्लियस, एक्सॉन होंगे, एक्सॉन में न्यूक्लियस होगा नहीं। डेंड्राइट्स के बाद न्यूक्लियस होगा। तो डेंड्राइट केवल इंफॉर्मेशन लेने जाने वाले, क्योंकि उसी तो इंफॉर्मेशन गैदर करके बताना है, तो वो इसलिए गैंग्लियन जहां कहीं आता है तो वो गैंग्लियन। ठीक, फिर ये सब यहाँ पर एक शब्द अभी आएगा, आगे आगे हम लोग पढ़िएगा धीरे धीरे करके, बहुत टफ हो जाएगा। यहीं पर सब ये रूट बनाएंगे गैंग्लियन। इसके बाद यहाँ जब 3-4 जैसे ये मिली तो ये मिक्स नर्व हो जाएंगी भाई, ले जाने वाले भी यही है इसके बगल में, और वो उसमें तो एक नर्व के गुच्छे बने हुए वही नर्व कहलाएगी, जिसमें मिक्स नर्व कहलाती है ना। इसीलिए हमेशा ये वाली इस जो पेरीफेरी वाली होगी नॉर्मली मिक्स नर्व होगी। ये वाली पेरीफेरी वाली अधिकांशतः क्योंकि सेंसरी इंफॉर्मेशन ले रही है और वही ऑर्डर भी दे रही है, तो वो सब मिल करके एक गुच्छा बना देंगी, उसी में से एक ले जाएगी एक ले आएगी। तो ये गुच्छा बन करके यहाँ पर आगे चल के प्लेक्सस बनाएंगे। प्लेक्सस माने चौराहा समझ लीजिए। वो 3-4 नर्व ऊपर की C1 C2 सब मिल करके यहाँ बन जाएंगे, यहाँ से हो जाएंगे, फिर एक यहाँ से नर्व रूट निकल जाएगी। तो तीनों चारों मिलकर एक चौराहे पे इकट्ठा हो जाएंगे और फिर वहां से नर्व निकलेगी। इसीलिए देखिए, इसीलिए C1 C2 C3 C4 में क्या लिखा हुआ है? C1 C4 से ब्रीदिंग और हेड और नेक मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है। फंक्शन ब्रीदिंग के लिए, क्यों ब्रीदिंग के लिए? जबकि ब्रीदिंग तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन नहीं। इन सब में क्या होता है, यहाँ गैंग्लियन वो बना, प्लेक्सस बना, और ये प्लेक्सस बन करके गया और कोई चेहरे पे चला गया, कोई चेस्ट पे चला गया। तो जहाँ चेस्ट पे चला गया तो ब्रीदिंग के लिए, यहाँ गर्दन में जो यहाँ चला गया वो हेड नेक मूवमेंट के लिए। उसी तरह C4 से T1 तक देखिए लिखा हुआ है। अब T1 T2 तो यहीं पर है, लंग्स का एरिया ये वाला है,
T1 T2 के आसपास, ठीक है, T1 T3 T4 T5। तो C1 से T1 हार्ट रेट कंट्रोल, यानी हार्ट को कंट्रोल कर रहा है। अपर लिम्ब का मूवमेंट, एल्बो रिस्ट C5 से C, अगर आपको एल्बो और रिस्ट कहीं प्रभावित हो तो C5 C7 प्रभावित हो, और फिंगर तो C8 और T1 नर्व के रूप में, ये नर्व की बात कर रहे हैं, फिंगर में C8 और T1 नर्व प्रभावित होगी। अगर फिंगर में प्रॉब्लम हो रही है तो C8 T1, इससे थोड़ा आइडिया रखिए, आगे तो पढ़ेंगे ही। फिर T1 से T12 तक ट्रंक कंट्रोल, इस बॉडी का यहाँ पीछे वाला बीच वाला जो मध्य भाग है उसका कंट्रोल, टेम्परेचर रेगुलेशन और एब्डोमिनल मसल्स का यही कंट्रोलर है। यहीं पर आपका सब आ जाएगा, स्टमक भी आ जाएगा, लीवर भी आ जाएगा, सारी चीजें यहीं पर आ जाएंगी। और नीचे का L1 से देखें, L1 से S1 तक लोअर लिम्ब मूवमेंट, हिप, लेग एंड फुट। अगर कभी आपका इन सब में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि L1 से S1 में प्रॉब्लम कोई आई हुई है ना। बढ़िया स्ट्रक्चर है, मतलब इसको समझने के लिए। सर इसमें S3 S4 S5 तक का कहाँ फिर इफेक्ट आएगा सर? है? S3 S2 S3 कहाँ इफेक्ट आएगा इसका? देखिए ना पीछे पैरों में जहाँ S1 तक है ना, वो तो पैरों तक तो। हाँ, और किसका बोल रहे? अच्छा ये 4-5, ठीक है सर, ओके ओके। लोअर लिम्ब मूवमेंट, लेग, फुट, ये सब है, वहां भी जिम्मेदार है। और ये S2 लिखा हुआ है, बावेल, S2 S4 5 है, हाँ, बोवल और ब्लैडर, सेक्सुअल फंक्शन सबके लिए है। नीचे वाला सब जहाँ ऐसा कर दिया ना, ये हाथों के लिए ऊपर वाला देखे, यहाँ तक हाथों के लिए, फिर यहाँ पर जो आप कह दिया गया स्टमक और इन सब के लिए जिम्मेदार हो गया, फिर उसका लोअर लिम्ब हो गया, और नीचे आ गया तो वो ब्लैडर के लिए, बावेल के लिए, ऑर्गन अफेक्टेड होने लगा, एलाई वगैरह, हाँ, प्रभावित हो जाता है। ठीक सर, C8 क्यों दिया हुआ है? C7 तक होता है ना? नहीं, ये नर्व की बात कर रहे हैं ना, नर्व तो 8 होंगी ना। अच्छा ठीक है। ये हम तो बात कर रहे हैं उसकी स्पाइनल कॉलम की ना। अब ये जब इसकी बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की, तो वो हम नर्व 8 होती है, नर्व में तो 8। ठीक है, राइट। अब देखिए ये है, ये बोन तो बढ़ाना है, बोन नहीं बढ़ाना है। डर्मेट्रॉन देखिए कहा कि आगे एंटीरियर, हम किताब से थोड़ा बता रहे हैं, आगे शुरू करते हैं अपना। डर्मेट्रॉन एंटीरियर, ये हम लोगों का है। डर्मेट्रॉन माने डर्मेटोम क्या होगा? डर्मिस सुना है आपने शब्द? यस सर, स्किन से रिलेटेड, ये डर्मिस, बस इतना जानना है। ये जो है आपके उस पर है, ट्रेनिंग मैनुअल जो स्पाइन वाली है, उससे लिया है ये। तो ये बताने के लिए क्यों है कि देखिए, अगर आप इसको देख लें तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन कहाँ प्रभावित कर रहा है। और हम लोग इसको एक शब्द बोलते हैं इनर्वेशन एरिया, ठीक है ना। सर ये बुक कौन सी है? ट्रेनिंग मैनुअल 1 स्पाइन। ओके सर। वो अभी हम चरक में आ जाएंगे, चरक खोल लेंगे। ये देखिए, और यहाँ पर एक शब्द लिखा होगा और भी, ये क्या? डर्मोटोम पोस्टेरियर। और मायोटोम अगर कोई लिखा होता तो क्या होता? अगर मायोटोम लिखा होता तो क्या होता? अभी हम लोगों ने 2 शब्द पढ़ाए थे आप लोगों को, मसल से रिलेटेड सर। बस 2 ही का रोल है ना, एक स्किन और एक मसल। तो मायोटोम जब भी होगा तो मसल्स। देखिए वही बात कर रहे थे, सिंपल, जैसे डिवीजन में ऐसे प्लेक्सेस बन करके, देखिए सर्वाइकल गैंग्लियन, और फिर ये देखिए कहाँ, अभी केवल देख लीजिए कि बस है कि ये एरिया यहाँ पर इनर्वेशन का एरिया बता रहे हैं। ये देखिए आपको नहीं लग रहा होगा, बल्कि ये सुपीरियर गैंग्लियन बनाए नहीं इसी लेवल पर, लेकिन यहाँ पर जाकर के इसमें सब पीनियल ग्लैंड, लैक्रिमल टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन, इन सब को आंख सब पे प्रभावित कर रही है। उसी की एक ब्रांच जाकर के देखिए हार्ट प्रभावित कर रही है, उसी की एक ब्रांच यहाँ से निकली और ये जाके चली गई यहाँ पर, देखिए
हार्ट के और अंदर। याद करिए, देखिए ऐसे, इसीलिए कॉम्प्लेक्स होता है ना। आप, हमको लगता है कि हम लोग ऊपर वाला नहीं बनाता है, ये गैंग्लियन बन गया प्लेक्सस बना करके, और तब ये कहीं भी चला जाता है ऊपर नीचे। ये देखिए T1 टिश्यू से ये आ रहा है और कहाँ कहाँ लंग्स को प्रभावित कर रहा है। इसके बाद देखिए ये कॉम्प्लेक्स और हो गया, ये नर्व का, ये नर्व बनाती, जहाँ बना दिया गैंग्लियन बना दिया, यहाँ से चली गई इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये देखिए घूम करके यहाँ चली गई, ये नीचे एड्रिनल ग्लैंड में। आप सोचो, तो ये इस तरह, इसीलिए कॉम्प्लेक्स कहा जाता है कि उसके बेसिस पर आप समझ जाएं कि कहाँ पर हम लोग का रोग है, तो उसके बेसिस पर हम लोग बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपने यहाँ, अदरवाइज हम लोग ढूंढते रहेंगे। ये बहुत बढ़िया किताब है, लेकिन ये पैरासिम्पैथिक डिवीजन है। ये स्पाइनल कॉर्ड, ये देखिए स्पाइन, ये वाला जो है, ये देखिए स्पाइन का वर्टिब्रल बॉडी, ये बॉडी जहां सामने का जो भाग है वहां स्मूथ होगी वर्टिब्रल बॉडी के, मतलब ऐसे समझिएगा। ये एक ही प्लेटफॉर्म पर है, हम लोग तो चित्र में ऐसे दिखाएंगे, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म पर है और ये बीच में है। देखिए ये वाला जो है ना, यही फोरामेन है, यहीं से स्पाइनल कॉर्ड निकल के जाएगी, ऊपर से आएगी, और ये सामने का भाग है, ये जो जहां पे लिखा वर्टिब्रल बॉडी लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है ना आपको, वर्टिब्रल बॉडी, ये वर्टिब्रल बॉडी लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चित्र में तो दिख रहा है वर्टिब्रल बॉडी जहां लिखा हुआ है, ये सामने का है, ये मतलब एंटीरियर भाग है, वेंट्रल भाग जिसको बोलेंगे। और ये जहां स्पाइनस है, ये स्पाइन है, मतलब स्पाइन का स्पाइनस भाग कहलाता है ये। तो ये जो है आपके, ये पीछे का भाग है, तो हड्डी पीछे वाली ऊपर खबर मिलेगी और यहाँ सामने स्मूथ मिलेगी। ये उसका चित्र है। इसको, स्पाइन का आकार देखने में तो आपको ऐसा लगे, लेकिन है, होगा इस तरह का, डबल एस आकार का। ये देखिए और बढ़िया चित्र है। ये सर्वाइकल एनलार्जमेंट C3 से T1 तक यहाँ पर एनलार्जमेंट होता है। ये लंबर एनलार्जमेंट है। ये कोनस मेडुलरी बताया था, यहाँ खत्म हो जाती है। और ये कॉडा इक्विना देखिए, घोड़े की पूंछ की तरह नीचे चला गया है, ये कॉडा इक्विना है, ये कॉडा इक्विना वाला, ठीक है। तो इसके चित्र देख लीजिए, ये इस तरह के ऐसे बने हुए हैं स्पाइनल वर्टिब्री, दिखाई पड़ रहा है सबको ना। ये ऊपर, ये उसके नीचे, यहीं पर बीच में ये जो जहाँ काला काला दिख रहा है, इसी भाग में हमारा क्या होगा, डिस्क होगी, जो कार्टिलेज की बनी होगी, और वही घिस जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या बाहर इधर उधर बाहर निकल जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और उसको एक्यूट डिस्क नाम बोलते हैं। डिस्क के तमाम वो है। ये फ्लेवम है, ये मतलब लिगामेंट, ये उनके लिगामेंट्स की बात कर रहे हैं। लिगामेंट्स माने होता है कवरिंग, इसको फिर को अगेन इसको प्रोटेक्ट किया गया, किससे, लिगामेंट से। ये सारे वर्टिब्रल कॉलम को लिगामेंट से किया गया। और देखिए T12 क्यों है, हम लोग अभी पढ़ेंगे कि बगल में जो ये वाली हमारी रिब्स है, कितनी है, रिब्स 12 है और T12 12 है। वर्टिब्रल इंटरवल डिस्क देखिए, ये इसको देखिए यहाँ पर है, इसको बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे समझिएगा, दिखाई पड़ रहा है। ये स्पाइनस वगैरह, ये प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये हमारा यहाँ से जाता है, ये है, ये जो पीला पीला दिखाई दे रहा है ना, पीला और लाल, और 2 हॉर्न दिखाई पड़ रहे हैं सींगों की तरह, वही पीला वाला भाग जो है, यहीं से ये फोरामेन है, और यहीं से हमारा स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। ये सामने का भाग है, ये वेंट्रल बॉडी देखिए, वर्टिब्रल बॉडी जो वेंट्रल साइड है, ये वाला सामने वाला जो नीचे का जो दिखाई पड़ रहा है आपको, वो हमारा वेंट्रल साइड है, और ये पीछे वाला पोस्टीरियर साइड है, इसको हम लोग डॉर्सल साइड बोलेंगे। अब इसमें बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है ये। अब डिस्क, ये वाला डिस्क है, ऐसे डिस्क होती है, जो नीचे दिखाई पड़ रहा है ना, जहां लिखा हुआ न्यूक्लियस पल्पोसस दिखाई पड़ रहा है, वो यहाँ बोले जी सर। हाँ हाँ, ये न्यूक्लियस पल्पोसस, यही पल्पोसस है, यानी बीच में
बीच में जेली नामक जेली टाइप का एक स्ट्रक्चर है, ये एनलेस फाइब्रोसिस, ये बाहर का एरिया है, बाहर में है। अब ये अगर फैल करके बाहर निकल जाए किसी कारणों से, कारण कोई भी यहाँ पहुंच जाए, तो ये डिस्क को और आगे जो स्पाइनल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसको प्रभावित करेगा, उससे टकराएगा, दर्द होगा। इसी को बोलते हैं, तो बोल देते हैं हम लोग कि हर्निएशन हो गया है, डिस्क बढ़ गई है, डिस्क में कुछ प्रॉब्लम हो गई, 3-4 रोग हैं हर उसके, तो वो हो जाता है। दिस इज द, देखिए डिस्क कितना बढ़िया, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस अंदर का भाग है, ये डिस्क का भाग दिखाई दे रहा है, ये डिस्क है, ये एनुलस बाहर का एरिया है और ये न्यूक्लियस का एरिया है। यही वाला जो जेली नामक स्ट्रक्चर है, जो बीच वाला जहाँ न्यूक्लियस लिखा हुआ है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ना, ये जेली टाइप का स्ट्रक्चर है। और यही जब बाहर फाड़ के किसी तरह निकल जाए, बाहर इस एरिया में चला जाए, तो दर्द महसूस होगा, अपने एरिया से बाहर निकलेगा तो प्रॉब्लम होगी। और ये हम लोग का जो पीला पीला दिखाई दे रहा है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, इसी के बीच में छेद है, दिस इज फोरामेन। और ये पीछे हमारे स्पाइनस प्रोसेस है, स्पाइनस प्रोसेस 7 होते हैं, तो ये 7, ठीक है, पीछे की तरफ एक होता है, साइड में 2 होंगे, ऊपर से दूसरे में अटैचमेंट होता है, जैसे बियाई तो ऐसे अटैच होती है और उसी तरह ऐसे अटैच होती है, ताकि डिस्क ऊपर से रखे ना, एक के ऊपर, जैसे ईंटें रखते थे वैसे ही रखने का तरीका है। एनीवे, हम लोग अधिक नहीं इस पर करना चाहते। ये हम लोग का स्पाइन में इतना, स्पाइन में और कुछ हम लोग पढ़ना चाहेंगे। नर्व रूट तुम समझ गए, तो नर्व जो है हमारी, नर्व वाला देखिए आप, नर्व 8 होती है, उसमें 8 होंगी, वो 31 पेयर होंगी, दोनों तरफ होंगी ना, तो 31 पेयर होंगी। तो 8 ऊपर की, 12 नीचे, 12 8 20, T1 से T12, 12 8 20, और 20 और 5 25, लंबर की 25, और 25 5 30, और कोसिजियल का 1, तो कुल मिलाकर 31 पेयर होगा। कोसिजियल का 1, और सबका पहले 8, सर्वाइकल का 8, थोरेसिक का 12, लंबर का 5, सैक्रल का 5, तो 12 8 20 10 30, और 1 कोसिजियल का 1, तो 1 नर्व, तो कुल मिलाकर 31 पेयर हमारी नर्व होंगी। तो ये जो है हम लोगों का बेसिक जो चीजें थी उसकी खत्म हुई। अब अभी कुछ, किसी में कुछ, कहीं कोई क्वेश्चन वगैरह है, बताइए। इसको बताने का अर्थ क्या है? सर एक क्वेश्चन पूछूं छोटा सा? बोलिए बोलिए, अरे बोलिए। सर आफ्टर 20 आप बोल रहे हैं कि लंबर और सैक्रल फ्यूज हो जाती है, तो वो लेकिन फ्यूज होती है, लेकिन वो गैप रहता है क्या? क्योंकि वो जो L1 L2 की जो नर्व्स है उनके लिए वहां पे गैप तो है, लेकिन मतलब क्या समझे हम फ्यूजन का मतलब? फ्यूजन में देखिए ऐसा ना, फ्यूजन का मतलब हुआ कि वो हड्डियां फ्यूज होकर के एक के रूप में दिखाई पड़ती हैं। उनके जो जो जहां से नर्व निकल रही, वो तो नर्व निकलने का रास्ता तो अपने पास है ही है, वो तो फोरामेन होता है वहां पर। जो जो रास्ता है वो फोरामेन कहलाता है। जब तक फोरामेन परिवर्तित न हो, उसमें कोई चीज न दबाए, कोई नर्व डैमेज नहीं करे, तब तक वो पेन नहीं करेगा। अदरवाइज हड्डियां तो फ्यूज हो जाएंगी 20 वर्ष के बाद। 20 वर्ष के पहले वो अलग अलग होती हैं। तो वो फ्यूजन से आप अभी मत सोचिए, जो नॉर्मल नेचर है उसमें नहीं। जहां कहीं अब कोई डिस्क आएगी, और डिस्क जहां पर डिस्क है, और डिस्क तो है ही बीच में, सब में डिस्क है ना, डिस्क भी है, फोरामेन में फ्यूजिंग माने एक दूसरे से जुड़ जाती है, वो फिर मूवमेंट उनका एक साथ होने लगता है, ये उसका अर्थ है। फिर जो S1 से S5 तक का फ्यूजन हो जाता है। तो उसमें प्रॉब्लम तब आती है जबकि आपकी कोई नर्व दब रही है, अदरवाइज, और या डिस्क को परिवर्तन हो गया, या जो आपका वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल डिस्क है, वही परिवर्तित हो रही है, तब ओके सर। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो तो नेचर ने बनाया हुआ, नेचर ने मतलब मेरा वही था कि वो होल तो है, वो सब कुछ तो है, बस पूरा में सब अपने सारे स्ट्रक्चर थोड़ा बदलेगा। फ्यूजन मतलब हुआ कि मूवमेंट कम हो जाता है, इसीलिए आप कहते हैं ना नीचे का मूवमेंट नहीं होता। आप देखिए ना, इस नीचे वाले इस वाले पर मूवमेंट सैक्रल और कोसिक्स का मूवमेंट नहीं होता, ऊपर वाले मूवमेंट होता है।
ऊपर का तो मूवमेंट आप कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, नीचे वाला मूवमेंट नहीं होता, वो इसीलिए कि फ्यूजन है उनका, एक साथ हड्डियां का मूवमेंट है, तो इसलिए नहीं। ऊपर वाली लचीली होती है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, यहाँ तक खूब लचीली है। तो हम लोग सर ये पढ़ेंगे और इसको प्रसारित भी करेंगे, ताकि हम लोगों को ये लगे कि हम ये जो पढ़ रहे हैं इसका हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं कि अभी हम चिकित्सा में जब जाएंगे तो हम लोगों को ये चीजें, स्ट्रक्चर, बहुत सी चीजें समझ में नहीं आएंगी कि ये क्या है। हम लोगों ने एक बार देख लिया, ऐसा नहीं कि हमने बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से देखा, लेकिन गहराई से न देखा तो भी हमको एक स्ट्रक्चर की, जनरल स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो जब हम लोग चिकित्सा की बात करेंगे तो हम लोग, अब आप एक और चीज में बता दूं आपको कि जब भी ऊपर से, जब मेडुला से आएगा तो ब्रेन से, ब्रेन में लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन होगा, तो मेडुला के पास आकर के वो ऐसे नर्व चली जाएंगी ऊपर से आकर के। तो इसीलिए लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल्स राइट साइड ऑफ बॉडी एंड राइट ब्रेन कंट्रोल्स लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। वो कभी किसी चित्र में दिखा दूंगा, होगा। तो उससे क्या होता, ऐसे हो जाती है, तो उससे क्या होगा, जब भी कभी लेफ्ट साइड में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप समझिए राइट ब्रेन प्रभावित हुआ है आपका, ये समझ में आना पड़ेगा, क्योंकि मेडुला के आसपास चेंज हो जाती है। मेडुला से आकर, मेडुला के ऊपर तो ठीक है, वहीं पर है, लेकिन मेडुला से आकर के वो ऐसे आकृति ले लेती है। तो इस वीडियो को आप लोग प्रसारित करिए, ताकि हम लोगों को लगे कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको सार्थकता है, और हम लोग फिर आगे उसको फिर हम लोग, अगर ये दूसरे को, जिनके पास वीडियो जो नहीं देख पा रहे हैं और वो सदस्य नहीं है, उन तक पहुंचेगा, तो वो क्या करेंगे, वो इस चिकित्सा के लिए, इस विधा के लिए आकर्षित होंगे। उनको लगेगा कि ये जो पढ़ा रहे हैं या इसके बेसिस पे जो हम लोग चिकित्सा कर रहे हैं, चाहे चाइनीज में हो, चाहे आयुर्वेदिक की कोई प्रेशर में हो, तो उससे उनका अपना स्वास्थ्य सुधरेगा। और हम अगर 2 लोगों को भी स्वास्थ्य सुधार लें तो हमारी थेरेपी जो है जस्टिफाइड इसलिए होगी कि हमने उनको सिखाया। तो हमको 3 काम करने हैं। पहले तो हमको खुद पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलेंगे लर्निंग। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम टीचिंग, टीच मतलब दूसरे को बताएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि हमसे योग्य जो आदमी, जो हमसे सीख रहे हैं, वो हमसे योग्य निकले। तो अगर हमसे योग्य निकलेंगे तभी तो हमारी सार्थकता है। तो बस 3 उद्देश्य के लिए हम लोग अपना प्रयास करें कि पहले तो हम लोग सीखें, फिर दूसरे को पढ़ाएं, और फिर तीसरे को, जो सामने वाले हैं उनको ऐसा बना दें कि अपने से श्रेष्ठ बना दें। तो हमारा जन कल्याण यहीं पर हो गया। तो यही तभी सार्थकता सिद्ध होगी, जो एस्पस का जो मोटो है कि ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ये सार्थक हो जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ अभी वीडियो हम लोग बंद करते हैं और 2 मिनट बाद हम लोग फिर शुरू करते हैं।